बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का आज लेक्चर की सीरीज़ में हमारा लेक्चर सीरीज़ नंबर 3 है। आज हम थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं अपने लास्ट लेक्चर को। हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ देखी थी। लास्ट लेक्चर में जो हमारा ज़्यादा फोकस रहा वो हमारे पास रहा मैनेजमेंट लेवल्स के ऊपर। हमने कहा कि मैनेजमेंट के हमारे पास डिफरेंट लेवल्स होते हैं और लेवल्स के बनाने का हमारे पास पर्पज़ भी यही होता है कि आप जो है अपने टास्क को जो है डिफरेंट जो टास्क आपके हैं और जो आपकी इन्फॉर्मेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्मूथली जो है वो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल तक आपके पास क्या हो जाए, पहुंच जाए। हमने मैनेजमेंट के जो लेवल्स की बात की, हमने देखा कि हमारे पास मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं। इन 3 लेवल्स में हमने बात की जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है वो टॉप मैनेजमेंट है। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट का आपके पास काम क्या है कि वो आपके डिपार्टमेंटल जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, जो लिजान बिल्डिंग है, वो आपके पास टॉप मैनेजमेंट करती है। इसके साथ साथ टॉप मैनेजमेंट का जो एक्चुअल फंक्शन है वो आपके पास है आपके जो हैं गोल्स को सेट करना, जो डायरेक्शंस है ऑर्गेनाइजेशंस की टुवर्ड्स द फ्यूचर, वो आपके पास जो सेट करना जो है वो आपके पास टॉप मैनेजमेंट का काम है। टॉप मैनेजमेंट आपके लिए डायरेक्शन सेट करती है, आपको गोल बना के देती है, आपके लिए जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्रोविजन जो है, ठीक है, वो आपके पास टॉप मैनेजमेंट का काम है। इसके साथ साथ जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर जो मेन फोकस है वो आप टॉप मैनेजमेंट करती है। सेकंड हमने कहा हमारे पास जो है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट हमने बात की कि जो टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजंस लेती है, जो गोल्स बनाती है, जो स्ट्रेटजीज जो डिजाइन करती है, वो जो है मिडिल मैनेजमेंट उनको सुपरवाइज करती है टुवर्ड्स द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ठीक है, उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करवाना जो है वो आपके पास किसका काम है, वो मिडिल मैनेजमेंट का काम है। मिडिल मैनेजमेंट जो है वो इंस्ट्रक्ट करती है, वो जो है मॉनिटरिंग करती है एज वेल एज सुपरवाइज करती है अपने फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की। ठीक है, कि वो उन स्ट्रेटजीज को जो है परफेक्टली जो है इम्प्लीमेंट करवाएं नॉन मैनेजमेंट के लोगों से। ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट है वो आपके पास क्या करती है, तमाम स्ट्रेटजीज और फंक्शंस जो कि टॉप लेवल में डिसाइड किए, मिडिल मैनेजमेंट ने आपको कम्युनिकेट किए, वो अब जो है इम्प्लीमेंट करना, उनको एग्जीक्यूट करवाना, वो आपके पास किसका काम है, वो आपके पास है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का। वो जो है आपके पास जो नॉन मैनेजमेंट स्टाफ है उनसे जो है वो क्या तमाम काम जो है वो लेते हैं। ठीक है, उनसे वो कम्युनिकेट करते हैं, परफॉर्मेंस मैनेज करना, प्रोग्रेस रिपोर्ट करना टू द मिडिल मैनेजमेंट, ये आपके पास तमाम चीज़ें जो है फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है वो परफॉर्म करते हैं। फिर हमने बात की थी रीस्ट्रक्चरिंग की। रीस्ट्रक्चरिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमारे पास एंड स्टिल इट इज़ देयर कि आप क्या करते हैं, रीलोकेट करते हैं अपने रिसोर्सेज को। मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हैं कि अपने पास किसी डिपार्टमेंट को खुद से जो है वो निकाल देते हैं, या आप क्या करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज के जो है नंबर उनको रिड्यूस करते हैं, एम्प्लॉयज को क्या करते हैं जॉब से आप निकालते हैं। पर्पज आपके पास ये होता है कि आप अपनी किस तरह से कॉस्ट को जो है वो मिनिमाइज करें। ठीक है, परफॉर्मेंस को अपने मैक्सिमाइज करें, अपना प्रॉफिट बढ़ाएं, लेकिन जो कॉस्ट है उसको आप क्या करें अपने पास कम से कम करें। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है वो हमारे पास कहलाता है डाउन साइजिंग का। ठीक है, डाउन साइजिंग में जो हमारा पर्पस होता है, हम क्या करते हैं कि हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अपने तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, टॉप से भी, मिडिल से भी और फर्स्ट से भी, वट एवर हमारा सिचुएशन इज, आप क्या करते हैं अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनको जो रिड्यूस करने का आपका पर्पस है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही है कि आप अपने पास कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस करें। डाउन साइजिंग का जो कंसेप्ट जो आजकल के ऑर्गेनाइजेशंस में है वो इसलिए भी अप्लाई होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशंस को क्या होता है वो फाइनेंशियल नीड होते हैं। ठीक, उनकी फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें कोई फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस, उन्होंने किसी जगह को पेमेंट करनी है, उनको फाइनेंसेस चाहिए। ठीक है, और उन फाइनेंसेस को जनरेट करना उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज अपने अगर तो उनको रिड्यूस करते हैं। जब एम्प्लॉयज रिड्यूस करते हैं तो उनकी सैलरीज ऑफ कोर्स आपको पे नहीं करनी पड़ती। आपके पास जो है एम्प्लॉय जो है स्टाफ आपके पास कम हो जाता है। स्टाफ अब आपके पास कम हो जाता है तो आपके पास जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज होती है और अपने बाकी फंक्शंस के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डाउन साइजिंग के डिसएडवांटेजेस भी हमने देखे थे कि अगर आप डाउन साइजिंग के ऊपर फोकस करते हैं और आप डाउन साइजिंग करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका जो फर्स्ट जो है वो ड्रॉबैक जो है आपके पास क्या होगा कि जो एम्प्लॉय मोरल है, जो आपके पास एम्प्लॉयज बाकी रह गए हैं उनका मोरल जो है वो बहुत ज्यादा डाउन चला जाएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयज एक अपने जॉब के अंदर अनसिक्योरिटी फील करेंगे, कभी भी किसी वक्त हमें भी निकाला जा सकता है। तो जो उनका कमिटमेंट लेवल है, जो उनका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो श्योरली जो है आपके पास डिक्रीज होगा।
ठीक है। एंड दिस इज द केस जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन डाउन साइज करती हैं। डाउन साइजिंग के फौरन बाद कुछ अर्से तक उनकी जो प्रोग्रेस है, परफॉर्मेंस जो है वो पास लो हो जाती है, बिकॉज द एम्प्लॉयज, बिकॉज द वर्कर्स, दे फील रियली अनसिक्योर्ड कि हमारे साथ पता नहीं इन फ्यूचर क्या होने वाला है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास जो आपने अपने कस्टमर को जो सर्विसेज देनी है वो आपने ऑन द फ्रीक्वेंट बेसिस देनी पड़ती हैं, बट आपके पास इंटरनल स्टाफ इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप जो है उन सर्विसेज को, जो एम्प्लॉय की कंप्लेंट्स हैं उनको जो है प्रॉपर्ली जो है वो हैंडल कर सके। तो इस सिलसिले में भी आपके पास जो है वो प्रॉब्लम्स और इश्यूज आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं और उनको जो है वो देखना पड़ता है। सो ये एक रीस्ट्रक्चरिंग का एक थोड़ा सा कंसेप्ट था जिसमें हमने बात की थी डाउन साइजिंग के ऊपर। फिर हमने बात की थी मैनेजमेंट ट्रेंड्स के ऊपर, ठीक है, कि मैनेजमेंट के अंदर हमने बात की थी एम्पावरमेंट की, कि आपके पास एम्पावरमेंट की, फिर हमने कहा था टीम बिल्डिंग की। एम्पावरमेंट में हमने कहा कि आप जो है अपने एम्प्लॉयज को जो है वो पावर्स दें, वो डेलीगेट करें, टास्क अथॉरिटी दें उन्हें, ठीक है, और फिर उनकी आप मॉनिटरिंग करें। हमने एम्पावरमेंट कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन की थी। फिर हमने कहा था टीम बिल्डिंग, आपके पास एक टीम है वो क्या करती है कि एक दूसरे की प्रोग्रेस क्या करती है उसके ऊपर नजर रखती है, उसको मॉनिटर करती है। दिस इज वन ऑफ द वे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि टीम्स बनाती हैं और उन टीम्स के जिम्मे डिफरेंट टास्क लगाती हैं और फिर उस टास्क को क्या करती हैं, मतलब कि वो रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि टीम लीडर्स और ग्रुप्स क्या है वो उसके रिस्पॉन्सिबल हैं टास्क के, और टीम लीडर्स जो हैं अपनी टीम के इंडिविजुअल हर एक बंदे को करते हैं, कुछ ना कुछ टास्क असाइन करते हैं, फिर उसकी प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस जो है वो मेजर और मॉनिटर करते हैं, ठीक है। ये एक एफिशिएंट वे है लोगों से काम लेने का कि उनका आप टीम्स और ग्रुप्स बना दें। फिर हमने कुछ मैनेजरियल रोल डिस्कस किए, इसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट रोल डिस्कस किए थे। हमने इसमें बात की थी आपके पास इंटरपर्सनल रोल की, फिर हमने बात की इंफॉर्मेशनल रोल की, फिर हमने कहा डिसीजन रोल की। ये तीनों रोल जो थे आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहा हमने बात की थी मैनेजरियल स्किल्स की, ठीक है। उसमें हमने कहा कि आपके पास कंसेप्चुअल स्किल्स हो, आपके पास जो है वो इंट्यूशनल स्किल आपके बहुत ज़्यादा बिल्ट हुई हो, फिर आपके पास टेक्निकल स्किल्स हो और उसके साथ साथ आपके पास ह्यूमन स्किल्स हो। एक मैनेजर, अच्छा मैनेजर वही होगा जिसके पास कंसेप्चुअल स्किल होगी, ह्यूमन स्किल होगी और टेक्निकल स्किल्स होगी, ठीक है। और इन तमाम स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जो है अपने गोल्स के ऊपर जो परफॉर्मेंस है उसको क्या करते हैं, वो मॉनिटर करते हैं। रिकैप के अंदर हमने एक और बात देखी थी कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो लास्ट स्लाइड थी हमारे पास, वो हमारे पास थी कम्पिटिटिव एडवांटेज की, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द कम्पिटिटिव एडवांटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वहाँ डिस्कशन रही लेकिन हम उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे सके, तभी मैंने इसको आज के लेक्चर में डाला आपके पास कि कम्पिटिटिव एडवांटेज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्या, कम्पिटिटिव एडवांटेज किस तरह से लिया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशंस जो कम्पिटिटिव एडवांटेज लेती हैं उसमें जो एक फर्स्ट और फॉरमोस्ट चीज है वो हमारे पास है डिफरेंशिएशन, कि आप जो है वो अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को डिफरेंशिएट करवाएं फ्रॉम योर कंपटीटर्स, कि जो आपकी सर्विसेज हैं, जो आपके गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो डिफरेंशिएटेड हो आपके जो कंपटीटर्स हैं उनसे। अगर इसके अंदर हम एक और बात करेंगे यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है, या यूनिक सेलिंग प्रॉपर्टी आप इसे कह सकते हैं, कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप डिफरेंशिएट करने की मैंने बात की, आप खुद को डिफरेंशिएट करवाएं दूसरों से, जो है से मुख्तलिफ हो आपकी सर्विसेज और गुड्स। उनमें एक और चीज हमारे पास है यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी हो, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास हो, कि आपके अंदर एक ऐसी खूबी हो जो कि आपको डिफरेंशिएट करे आपके कंपटीटर से, और वो खूबी जो है वो आपको कंपटीटिव एज लेने में या मार्केट शेयर को बढ़ाने में क्या करे, आपकी हेल्प करे। ये बहुत ज्यादा आपके पास जरूरी है। कंपटीटिव एडवांटेज लिया किस तरह से जा सकता है, पहले तो हमने बात की डिफरेंशिएशन आपके पास हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन के साथ साथ आपके पास यूनिक सेलिंग प्रॉपर्टी हो या यूनिक सेलिंग पॉइंट हो, कोई भी ऐसी खूबी जो कि दूसरों के अंदर ना हो, तो वो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा आपके जो है कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में। कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए 4 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनोवेशन, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपका आइडिया है, जो भी आप सर्विस देने जा रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, इट मस्ट बी इनोवेटिव, उसके अंदर कोई यूनिक चीज हो जरूर है। अगर आप भी वही चीज बना रहे हैं जो आपके कंपटीटर्स बना रहे हैं, तो वो मार्केट में कभी भी compete नहीं कर पाएगा और मार्केट का आप जो बड़ा शेयर है उसको आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे। अगर आप मार्केट में जो है सस्टेन करना चाहते हैं और मार्केट में आप जो है अपना मार्केट शेयर और अपने ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहते हैं, तो योर आइडिया मस्ट बी कम्पिटिटिव, योर आइडिया मस्ट बी इनोवेटिव, आपके अंदर इनोवेशन हो,
ठीक है। इनोवेशन इज सम सॉर्ट ऑफ यूनिक कैपेबिलिटीज, यूनिक प्रॉपर्टीज इन योर प्रोडक्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके पास होनी चाहिए वो आपके पास है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपके पास ये है कि जो आपने गोल्स डिजाइन किए हैं या जो आपने प्रोडक्ट को बनाने में या आपने जो इनोवेशन है उसको अचीव करने में जो आपने काम किया है, ठीक है, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं वो एफिशिएंसी जरूरी है। उसके अंदर जो गोल्स आपने सेट किए हैं, जो इनपुट आपने दी है वो मतलब कि ऐसी हो जो कि आउटपुट जो है वो इफेक्टिव जिसकी आपके पास हो। तो आपके पास सेकंड थिंग एफिशिएंसी के आपने अपने प्रोसेस के अंदर जो है वो एफिशिएंसी का जो है फैक्टर उसको आपने इन्हांस करना है। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्वालिटी, कि आपने इनोवेशन भी अपने प्रोडक्ट में लाई, आपने अपने प्रोडक्ट में एफिशिएंसी भी लाई, बट द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्वालिटी इज द थिंग विच इज द रीजन टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। आप कस्टमर अपने अट्रैक्ट करते हैं और उसका जो मेन फोकस है आपके पास क्वालिटी के ऊपर होता है। आपके पास प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट की एफिशिएंसी क्या है, कितना इफेक्टिव है ये, कितना एफिशिएंट है ये प्रोडक्ट। बट इनिशियली जो आपका प्रोडक्ट है उसकी जो आउटलुक है वो आपकी क्वालिटी है, कि कस्टमर उस चीज को देखे तो क्वालिटी नजर आए आपके पास। आप किसी हॉस्पिटल में हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर आया आपके स्टाफ का मिलना, स्माइल से मिलना, फिर उसकी जो क्लीननेस है, जो सफाई है आपके अस्पताल की, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिस मतलब के डॉक्टर्स आपके पास कितने स्पेशलाइज्ड सर्जन हैं, ठीक है, स्पेशलिस्ट कितने, ये तमाम चीजें इनिशियली जो कि कस्टमर को एंट्री के साथ पता चल जाती हैं आपके पास, ठीक है। तो वहां से जो है कस्टमर जो है क्वालिटी को जो है वो देखता है आपके पास। इसके बाद जब सर्विसेज देंगे आप, फिर जो है उससे जो है सेटिस्फेक्शन या वट एवर इट इज। सो दिस इज द फोर्थ फैक्टर दैट वंस ही ऑलरेडी बाइड और परचेज्ड योर प्रोडक्ट, द एंड थिंग इज द रिस्पॉन्सिवनेस टू द कस्टमर। अब आप जो है अगर कस्टमर को कोई इश्यू है तो वो आप कस्टमर को जो है आपको फीडबैक देगा उस सर्विसेज के ऊपर। तो उस फीडबैक के ऊपर जो रिस्पॉन्सिवनेस है आपके एंड पे कि आप कस्टमर की उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से आप उसे सर्विसेज देते हैं, ठीक है, तो वो आपकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है, दिस थिंग इज अगेन अ वे टू अचीव द कम्पिटिटिव एज। अगर आप रिस्पॉन्सिव है, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को आप अपना प्रॉब्लम समझते हैं और उनको आप जो हेल्प करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बाद सॉल्व करते हैं, इट्स मीन कि आपका कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट के साथ लोहल रहेगा और आप जो है वो कम्पिटिटिव एडवांटेज आपका जो है मार्केट में वो बरकरार रहेगा। So this was all about the last lecture. In the today lecture we are going to cover the evolution of the management theories. हमारे पास मैनेजमेंट की डिफरेंट थ्योरीज वो इवॉल्व हुई, ठीक है। जैसे हमने बात की थी, हमारे पास हेनरी फॉलर, उन्होंने जो है आपके पास मैनेजमेंट के जो 4 फंक्शंस हैं उनको 80s में 1800 में उन्होंने डिस्कवर किया व्हेन ही वाज द सीईओ ऑफ द माइनिंग इंडस्ट्री। द सेम थिंग हमारे पास मैनेजमेंट की थ्योरी है, वो जनरेट एक्चुअली कहाँ से हुई, उसकी इवोल्यूशन हमारे पास कहाँ से, हम उसको बात करेंगे। देन वी शुड डिस्कस द 4 प्रिंसिपल्स, ठीक है, 4 प्रिंसिपल हम देखेंगे हमारे पास ये क्या चीज है। देन वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। जो आपके पास मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया आपके पास गिलबर्ट थ्योरी ने, ठीक है। क्या प्रॉब्लम्स है, गिलबर्ट थ्योरी ने प्रॉब्लम को किस तरह से ओवरकम किया, ठीक है, वो क्या चीज से बात करेंगे। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की, ब्यूरोक्रेटिक के हमारे पास 4 प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस उनको किस तरह से जो है वो अप्लाई करती हैं, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द फॉयल प्रिंसिपल, ठीक, हेनरी फॉयल्स के क्या प्रिंसिपल्स हैं। ये हमारे पास आज का लेक्चर है। हम आज के लेक्चर को जो है स्टार्ट करते हैं विद द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हमारे पास क्या है, मॉडर्न मैनेजमेंट बिगिंस इन द लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी में जो मॉडर्न मैनेजमेंट का आगाज हुआ, बट जो मॉडर्न मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उसका आगाज आपके पास लेट 19th सेंचुरी में आपके पास हुआ। ऑर्गेनाइजेशन वर सीकिंग वे टू बेटर सेटिस्फाई देयर कस्टमर नीड्स। ऑफ कोर्स आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ कस्टमर्स हैं, ठीक है। आप अपना जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपका मकसद क्या है कि जो कस्टमर की नीड्स हैं, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, उनको क्या कर सके, आप फुली सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हमेशा ऐसे मतलब के समथिंग they always in a way that they are finding out the ways कि वो किस तरह से they are finding out different patterns, they are finding out the
डिफरेंट स्ट्रेटजीज कि वो किस तरह से अपने जो कस्टमर हैं उसको जो है वो सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। तो मॉडर्न मैनेजमेंट का आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं they always seek the ways, they always find out the parameters, they always find out the different factors, they always evaluate the customer needs। हर वक्त वो कस्टमर के नीड्स को evaluate करती हैं ताकि वो किस तरह से कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करके कस्टमर को जो है वो सेटिस्फाई कर सके। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इन द मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी इज मशीनरी वाज चेंजिंग द वे गुड्स वर प्रोड्यूस्ड। आपके पास मशीनरी जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। मशीनरी की बात यहाँ पर की गई, बट आप इसको जो है वो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट देखें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस मोस्टली हमारे पास होती हैं, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। टेक्नोलॉजी कंसिस्टेंट नहीं रहती, आपके पास कंसिस्टेंट टेक्नोलॉजी हमेशा इम्प्रूवमेंट होती रहती है आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर। फॉर एग्जांपल आप जो है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के अगर हम एग्जांपल उठाएं तो आप देखें कि जो आपके पास मोबाइल फ़ोन थे जब इनिशियली आए तो तब उनका साइज आपके पास एक ईंट के बराबर था, इतना बड़ा, और हर एक के पास नहीं होता था मोबाइल फ़ोन तब आपके पास, ठीक है। मोबाइल फ़ोन कुछ लोगों के पास, बल्कि लोगों ने मोबाइल फ़ोन देखा भी नहीं होता था। इस थोड़ा सा पहले आप देखें तो आप टीवी की एग्जाम्पल ले लें। टेलीविजन आपके पास पूरे गांव में एक घर में टेलीविजन होता था और सारे लोग वहां पर जाके बैठकर देखा करते थे उस टीवी, ठीक है। पूरे गांव में एक टेलीविजन है, सब जी बैठे हुए हैं। तो आपके पास ये कल्चर ट्रेंड, अब देखिए आप हर घर में, एक घर में 3-3 4 टीवी पड़े होंगे आपके पास, हर बंदे के पास 1 से 2 मोबाइल आपके पास हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज देखें, एक स्विफ्ट चेंज है, ड्रिफ्ट बिल्कुल इतनी ज्यादा स्पीडली आपके पास टेक्नोलॉजी ने चीजों को जो है वो चेंज किया। आपके पास टेलीविजन ट्यूब सिस्टम से अब आपके पास LCDs एंड डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर। आपके पास टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेजी से उसने जो है चीजें चेंज की। द सेम थिंग इज द मशीनरी वाज चेंजिंग द वे गुड्स वर प्रोड्यूस्ड। आपके पास पहले जो चीजें तैयार की जाती थी उसके लिए बड़ी मशीनरी चाहिए होती थी, बट अब आपके पास क्या है कि बड़ी मशीनरी आपको नहीं चाहिए। अब आपके पास सिंपली क्या है कि टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन आ चुकी है। अब आपके पास जो है रॉ मटेरियल कम से कम है, इनपुट आपके पास कम ली जा रही है, बट आपके पास जो आउटपुट प्रोडक्ट है वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा बनाया जा रहा है। दिस थिंग इज कॉल्ड इफेक्टिव एफिशिएंसी, इसी चीज को बोलते हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम है जो कि एफिशिएंसी के ऊपर भी फोकस करते हैं और इफेक्टिवली जो मैनर जो है एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव, दोनों चीजों को जो है वो आपके पास कैटर करते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है आपके पास बहुत ज्यादा इनपुट देती है। टेक्नोलॉजी ना सिर्फ आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शंस हैं उनके अंदर कंट्रीब्यूट करती है, एज वेल एज जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस हैं उनके अंदर भी जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। अगर हम बात करें आपके पास मैनेजमेंट फंक्शंस के अंदर तो आप देखें कंप्यूटर आपके पास मोबाइल्स हैं, टेलीकॉम का तमाम का सेटअप है, उसने काम को बहुत ज्यादा आसान बना दिया। आपके पास कंप्यूटर ने आपके तमाम काम को ऑटोमेट कर दिया। सेम थिंग इफ यू लुक एट द मशीनरी, तो आपके पास मशीनरी श्रिंक हो गई है। आपके पास सेमीकंडक्टर्स आपके पास जो हैं, ठीक है, सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर की जो आपके पास इन्वेंशन है उसके बाद आपकी चीजें श्रिंक हो गई, बहुत छोटी हो गई। मतलब आपकी मशीनरी जो है छोटी सी चीज आपके पास बहुत बड़ा जो आपके पास क्या करती है वो आउटकम आपके पास देती है। इवन आप देखें कि आपके पास सॉफ्टवेयर है, एक टेक्नोलॉजी है सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर से आप बड़ी से बड़ी मशीनरी को जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। बड़ी मशीनरी को आप इंस्ट्रक्शन दे के अपनी रिक्वायरमेंट मुताबिक आप उनसे काम ले सकते हैं। दिस थिंग इज द टेक्नोलॉजी कि आपके पास गुड्स जो है बन रहे हैं through the innovation, through the technology improvement. The machinery was changing the way goods were produced. Another important thing, managers has to increase the efficiency of the work task mix. This thing we may call work diversity, या हमारे पास workforce diversity, कि आपके पास कल्चर, डिफरेंट कल्चर के लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपके पास है वर्कर टास्क मिक्स, कि आपने जो है वर्कर्स को विद रिस्पेक्ट टू द टास्क जो है वो मिक्स किया हुआ, ठीक है। आपने जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने जो है वो आपने बनाए हुए हैं। जो वर्कर जिसके पास जो स्किल है आप उस लिहाज से क्या कर रहे हैं उसे, मतलब कि आप जो है वो टास्क जो है वो एलोकेट कर रहे हैं। दीज आर द फ्यू फीचर ऑफ द मॉडर्न थ्योरी। इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमारे पास जो है वो हमारे पास है जॉब स्पेशलाइजेशन की। जॉब स्पेशलाइजेशन में एडम स्मिथ इन द 18th century, ही वाज द इकोनॉमिस्ट, एक्चुअली ही वाज एक्चुअली नोन एज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिस्ट है। फाउंड फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग पिन इन 2 ways, उन्होंने, ठीक है, इन 2 ways। फर्स्ट ऑफ ऑल क्राफ्ट, ईच वर्कर डिड ऑल स्टेप्स। फैक्ट्री, ईच वर्कर स्पेशलाइज्ड इन 1 step,
यहाँ पर दो चीज़ों के ऊपर फोकस आपके पास, जो एडम स्मिथ ने हमारे पास 2 पॉइंट्स बताए हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फर्म के अंदर। फॉर एग्जांपल एक क्राफ्ट इंडस्ट्री है जहाँ पर ईच वर्कर डिड ऑल स्टेप, एक बंदा है सारे का सारा काम वो खुद करता है। सेकंड थिंग इज द फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर आपके पास क्या, ईच वर्कर स्पेशलाइज्ड इन वन स्टेप, हर वर्कर जो है वो स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, और हमारे पास क्या वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, ठीक है। स्मिथ फाउंड दैट द फैक्ट्री मेथड हैड मच हायर प्रोडक्टिविटी, ईच वर्कर बिकम वेरी स्किल्ड एट वन स्पेसिफिक टास्क। एडम स्मिथ ने डिफरेंशिएट किया दो चीजों के दरमियान। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बंदा है जो सारे के सारे काम करता है, उन्होंने एग्जांपल ली क्राफ्ट इंडस्ट्री की। सेकंड हमारे पास चीज है वो हमारे पास फैक्ट्री, जहां पे एक बंदा काम तो करता है लेकिन जिस चीज की वो उसको वही टास्क दिया जाता है जिसकी एक स्पेशलाइज्ड स्किल उसके पास है। तो एडम स्मिथ ने यहाँ पर जो है जॉब स्पेशलाइजेशन का जो है कंसेप्ट डिस्कवर किया और उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं दे आर मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन हु इज परफॉर्मिंग ऑल द जॉब्स। वहां पहले हमारे पास क्या समझा जाता था कि एक बंदा है वो सारे के सारे काम आने चाहिए उसे और वो करता है, जबकि यहाँ पर ये बात की गई जॉब स्पेशलाइजेशन की कि वो बंदे ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं कि अगर आप उनको जो जॉब रिक्वायरमेंट है, जो स्किल रिक्वायरमेंट है किसी फंक्शन के लिए, उसके मुताबिक आप उसे क्या करें, वो टास्क लोकेट करें। तो यहाँ से एडम स्मिथ ने जो है वो जॉब स्पेशलाइजेशन का जो फंक्शन है उसे उन्होंने डिस्कवर किया और इस चीज को उन्होंने जो है वो बार बार अपने डिफरेंट लिटरेचर में उन्होंने हाईलाइट किया कि अगर आप स्पेशलाइज्ड जॉब करवाते हैं और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो स्पेशलाइज्ड बंदे रखते हैं, जो आपके फंक्शंस हैं उनके जो स्पेशलिस्ट हैं, उनके जो स्किल्ड वर्कर हैं उन्हें आप रखते हैं, तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ब्रेकिंग डाउन द टोटल जॉब अलाउड फॉर द डिवीजन ऑफ द लेबर। आपके पास जो जॉब है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक टास्क है और उस टास्क को आपने क्या किया, उसको आपने डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर दिए। आप एग्जांपल इस तरह से ले लें कि आप जो है वो एक फैक्ट्री चला रहे हैं और वो फैक्ट्री आपके पास क्या है कि आपने जो है वो फॉर एग्जांपल आप क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है, आपने जो है क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है, या आप एक आईटी इंडस्ट्री में है, ठीक है, आप जो है आप एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर हैं। आप अगर आप कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। एक कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क आपके पास है, रैम आपके पास है, चिपसेट आपके पास ओवरऑल है, आपके पास मॉनिटर है, आपके पास और डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। आपने क्या किया कि आपने हर कंपोनेंट के हिसाब से स्पेशलाइज्ड बंदे हायर किए और उस बंदों ने क्या किया, आपने जो है वो काम स्टार्ट किया अपने स्पेसिफिक टास्क जो उन्हें दिया गया था उसके ऊपर ही। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप इस तरह ले लें, कार असेंबली आपके पास है, एक कार के अंदर आपके पास बॉडी बनती है, इंजन बनता है, व्हील बनते हैं आपके पास, ठीक है, हर चीज आपके पास, डिफरेंट गियर्स हैं, हर चीज एक अलग अलग कंपोनेंट है और हर बंदा जो है वो तमाम चीजें बनाने में है स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। आपको गाड़ी के हर कंपोनेंट, हर हिस्से के लिए जो है वो अलग और स्पेशलाइज्ड बंदा चाहिए। जो बंदा इंजन के बारे में नॉलेज रखता है उसको इंजन बनाना चाहिए, उसको नहीं पता कि टायर कैसे बनते हैं। जो टायर बनाने वाला उसको नहीं पता कि गाड़ी की जो बॉडी है उसको किस तरह से आपने डिजाइन करना है, किस तरह से आपने बनाना है। तो ये जॉब स्पेशलाइजेशन कंसेप्ट ने आपके पास की एफिशिएंसी बढ़ाई ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर, ना सिर्फ प्रोसेस के अंदर बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी की भी अंदर। आपके पास जब स्पेशलाइज्ड लोग आना शुरू हुए, आपके पास जब स्किल्ड लेबर आना शुरू हुई और एक बंदा एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर फोकस करने लगा, तो आपके पास जो चीज थी उसकी जो क्वालिटी थी वो ज्यादा इनहांस हुई, इंप्रूव हुई। ये आपके पास एक मतलब जॉब स्पेशलाइजेशन का फंक्शन भी है कि अगर आप स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड लेबर को हायर करेंगे तो आपके पास जो जॉब इफेक्टिवनेस है वो आपके पास बढ़ेगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आपके पास जो रोल कॉन्फ्लिक्ट का कंसेप्ट आजकल है वो देखें वहां पे ओवरकम हुआ कि अगर आप स्पेशलाइज्ड लोग लेंगे और आप जिस बंदा है जिसकी जो स्किल है उसको वही टास्क असाइन करेंगे तो आपके पास रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो आप जो है एक बंदे को स्किल को छोड़ आप उसे टास्क को छोड़ असाइन कर देते हो, दिस थिंग इज कॉल्ड रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो आपके पास रोल कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी हमारे पास जो है वो आपके पास नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर थोड़ा देखें तो आपको जो है एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज के किस टाइम से किस टाइम के दरमियान एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी आपके पास हुई, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखें तो आपको पता चलेगा
ये 1890 से लेके आपके पास जो है 1940s तक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का एरा रहा। इस टाइम के अंदर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आपके पास मतलब बहुत ज्यादा इन रही और इस मतलब अपना जो है काम किया। इसके साथ साथ पैरेलल में आपके पास 90s में आपके पास जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी जो है ये भी आपके पास जो है वो स्टार्ट हुई और मतलब के अप टिल 1980s तक इस थ्योरी का एरा है कि इतने टाइम तक कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी इसने जो है फंक्शन किया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 1910 के अंदर एटलीस्ट बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी आई और वो 1990 तक जो है उस थ्योरी ने जो है उसका एरा है। देन वी हैव मैनेजमेंट साइंस थ्योरी, फिर मैनेजमेंट साइंस थ्योरी आपके पास 1940 से 1990 एंड करंटली जो आपके पास है ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट थ्योरी। आपके पास ये डिफरेंट थ्योरीज हैं जो कि डिफरेंट एरास के अंदर जो है वो एवोल्यूट हुई, हमारे पास इनकी एवोल्यूशन हुई इन थ्योरीज की और स्टिल मतलब हमारे पास इनमें कुछ थ्योरीज हमारे पास इन फंक्शंस हैं काम कर रही हैं। हम अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की बात करें तो डिफाइंड बाय द फ्रेडरिक टेलर लेट 80s में हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है इसका हमारे पास डिस्कवरी हुई। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड टास्क्स टू रीडिजाइन द वर्क फॉर द हायर एफिशिएंसी। यू हैव टू स्टडी, अगर आप सिस्टमैटिक स्टडी के ऊपर फोकस करते हैं एंड during this systematic study you are studying the relationship between the people and task to redesign the workforce higher efficiency। people and task, जो लोग हैं और जो उनको टास्क अलॉट किए उनके दरमियान रिलेशनशिप है, इट लीड्स टुवर्ड्स द हायर एफिशिएंसी। इस चीज को जो है वो फ्रेडरिक टेलर जो है वो आपके पास जो है ना लेट 1980s में ने नाम दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का। और इस थ्योरी के अंदर क्या बात हमारे पास हुई, टेलर सॉट टू रिड्यूस द टाइम अ वर्कर स्पेंट ऑन ईच टास्क बाय ऑप्टिमाइजिंग द वे द टास्क वाज परफॉर्म्ड। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप उस टास्क को ऑप्टिमाइज करें, ठीक है, उस टास्क की जो एफिशिएंसी लेवल है उसको आप प्रॉपर्ली डिस्कवर करें, मॉनिटर करें और उसको आप प्रॉपर्ली जो है वर्कआउट करें, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो टाइम एक वर्कर एक काम को करने के ऊपर लगाता है उसको जो है आप क्या कर सकते हैं, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है, और वो काम कर तो रहा है बट उसमें टाइम जो है वो ज्यादा लगा रहा है, उस टाइम को रिड्यूस आप कैसे कर सकेंगे, अगर आप उस बंदे को जो है वो प्रॉपर जो है वो टूल्स दें और प्रॉपर मेथड बताएं कि इस तरीके से अगर आप काम करो, एक ऑप्टिमाइज्ड वे उसे बताएं आप, तो वो बंदा जो है कम टाइम के अंदर जो है वो ज्यादा काम कर सकेगा। ठीक है, तो आप अपने एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं अगर आप उन्हें जो है वो ऑप्टिमाइजेशन, जो ऑप्टिमाइज्ड वे है टास्क काम करने का, उसे जो अगर आप जो है वो बताते हैं तब। इसमें हमारे पास 4 प्रिंसिपल्स हैं, 4 प्रिंसिपल टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, कि आपने एफिशिएंसी अगर अपने परफॉर्मेंस इनहांस करनी है, आपने एफिशिएंसी इनहांस करनी है तो यू हैव टू फोकस ऑन द 4 P's, 4 प्रिंसिपल जो उनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। ये हमारे पास 4 प्रिंसिपल जो है एफिशिएंसी इनहांसमेंट के लिए हैं। फर्स्ट चीज आपके पास जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वो हमारे पास स्टडी द वे द जॉब इज परफॉर्म्ड नाउ एंड डिटरमिन द न्यू वे टू डू इट। आप क्या करें कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं आप उस काम को उसी तरह से करें और फिर आप उसी काम को किसी नए तरीके और नए पैटर्न से भी जो है ट्राई करें और फिर आप देखें कि जिस तरीके से आप अभी काम कर रहे हैं उसमें आपका टाइम ज्यादा लग रहा है या जिस नए तरीके से आपने काम किया उसमें आपका टाइम जो है ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अगर आपका नया जो मेथड है जो आपने डिस्कवर किया, नए तरीके से आपने काम किया और आपका जो काम है वो जल्दी भी हुआ और अच्छे तरीके से भी होगा, इट्स मीन कि जो नया मेथड है वो आपके पास ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, मीन आप डिफरेंट पैटर्न्स ट्राई करें काम करने के और फिर आप कंपेयर करें उस नए पैटर्न्स को अपने प्रीवियस पैटर्न्स के साथ और फिर देखें कि कौन सा पैटर्न ज्यादा इफेक्टिव है। गैदर डिटेल्ड टाइम एंड मोशन इंफॉर्मेशन, ट्राई डिफरेंट मेथड टू सी विच इज बेस्ट। दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल कि आप जो है वो नए मेथड को ट्राई करें, आप रिस्क लें। ठीक है, आप रिस्क लें, आप नए मेथड ट्राई करें और फिर सॉर्ट आउट करें कि इनमें से कौन सा मेथड अच्छा है काम करने का और कौन सा मेथड जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है आपके पास। ठीक है, फिर आप उस मेथड की इफेक्टिवनेस को मेजर करें और फिर उस नए मेथड को जो ज्यादा इफेक्टिव है उसको क्या करें, आप जो है वो अडॉप्ट करें और उसको जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में जो है वो आप इनकलकेट करें। सेकंड थिंग, कोडिफाई द न्यू मेथड इनटू द रूल्स।
आप क्या करें, आपको पता है कि ये नया मेथड डिस्कवर हो चुका है और ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है, आप क्या करें, उसको रूल बना दें, उसको क्या करें, कोडिफाई करें, उसको क्या करें, तमाम के तमाम वर्कर्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर दें, बिकॉज यू नो दैट दैट मेथड इज मोर इफेक्टिव। ठीक है। अब यहाँ पर एक इशू आपके पास ये आएगा कि जब आप नया मेथड अडॉप्ट करेंगे या आप उसको ऑर्गेनाइजेशन में लेकर जाएंगे तो मे बी जो वर्कर्स हैं वो उसके ऊपर रेजिस्ट करें। तो इस रेजिस्टेंस को कम कैसे करना है आपने, ये भी एक मैनेजमेंट का इश्यू है आपके पास कि आपने ये देखना है कि वो जो रेजिस्टेंस रेज हुआ है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है अगर हम उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें कि ये जिस मेथड से आप काम कर रहे हैं ये इफेक्टिव नहीं है, इस मेथड से आप काम करें ये ज्यादा इफेक्टिव है, इसमें आपका टाइम भी कम लगेगा, इसमें रिसोर्सेज भी कम लगेंगे और आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो मिनिमाइज होगी और जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। अगर आप उसको कन्विंस करते हैं और एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन के थ्रू बात करते हैं तो एम्प्लॉयज का रेजिस्टेंस जो है वो एकदम आपके पास क्या होता है, कम हो जाता है। एम्प्लॉयज रेजिस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जब आप एम्प्लॉयज को इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो कभी भी आपके पास जो है वो रेजिस्ट जो है वो नहीं करेंगे। तीसरी चीज हमने देखी कि select workers whose skills match the rule set in step 2। आप क्या करें कि आपने जो टास्क डिस्कवर किया है, जो आपने नया एक मेथड इनोवेशन किया आपने, आप ये देखें कि आपके पास जो एम्प्लॉयज हैं उनमें से कौन कौन से एम्प्लॉयज की जो स्किल है वो उस न्यू मेथड से मैच करती हैं। ठीक है, वो आप हर एक ऊपर अप्लाई ना करें, बल्कि जो रेलेवेंट लोग हैं जिनकी स्किल उस मेथड से मैच करती है आप उनको क्या करें, उनको आप सिलेक्ट करें। एस्टेब्लिश अ फेयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड पे फॉर द हायर परफॉर्मेंस। आप क्या करें, फिर एक परफॉर्मेंस का पैरामीटर सेट करें। आपने नया मेथड डिस्कवर किया, आपने स्किल्ड लोग जो कि जिनकी स्किल उस मेथड से रेलेवेंट है आपने उनको चूज किया, फिर आपने क्या किया, उन लोगों के लिए एक परफॉर्मेंस की बेस लाइन सेट की कि दिस इज द परफॉर्मेंस बेस लाइन, आपने इस मेथड के ऊपर काम करना है, ये आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने इतने घंटों में इतने प्रोडक्ट बनाने, इस मेथड से बन सकते हैं, लेकिन आप कितने बनाते हैं वो हम देखते हैं। आपने परफॉर्मेंस की बेसलाइन सेट की और फिर आपने उन एम्प्लॉयज को जिन्होंने उस बेसलाइन से ज्यादा परफॉर्म किया, ठीक है, उनको आपने जो है एक्स्ट्रा इंसेंटिव या उनको आपने सैलरी जो है या जिस तरह भी आप उनको कंपनसेट करते हैं उनको आपने जो है ज्यादा पे करना है। ठीक है, ये हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। वर्कर शुड बेनिफिटेड फॉर द हायर आउटपुट। ऑफ कोर्स एम्प्लॉय मोटिवेशन का रिवॉर्ड सिस्टम जो HR के अंदर आपके पास है वो यही है, यही इसकी बेस आपके पास बनती है कि वो एम्प्लॉयज जो कि ज्यादा परफॉर्म करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको क्या करें, उनको आप जो है ज्यादा से ज्यादा पे करें। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास जो जॉब स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट हमारे पास आया वो कहाँ से आया, वो यहीं से हमारे पास आया कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के दरमियान जो है वर्क को, काम को इम्प्रूव करने के जो एक्सपेरिमेंट का पर्पस था वो ये था कि आपने अपने काम को इम्प्रूव करना है। ठीक है, आपने जो है वो रिसोर्सेज को कम करना है और आपने अपनी इफेक्टिवनेस को जो है वो ज्यादा करना है, परफॉर्मेंस को आपने बढ़ाना है। अब उस परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आपने जो है ये 4 प्रिंसिपल भी आपने जो है उनको भी आपने डिस्कवर किया और इन 4 के 4 प्रिंसिपल्स को आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हैं, किसी जगह पे आप उनको लगाएं तो ये आपके पास क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, नॉट ओनली इन द ऑर्गेनाइजेशन बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी आप देखते हैं कि आप अगर वो काम करते हैं और आपका जो मेथड है वो इफेक्टिव नहीं है और आप डिफरेंट मेथड से जो है आप उस काम को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल आप स्टूडेंट लाइफ में इस तरह से ले लें कि आप एक चीज को याद करते हैं, आप एक चीज को याद करते हैं और आप देखते हैं कि मैं अगर इस तरह से याद करता हूं तो मुझे जल्दी याद हो जाता है। फॉर एग्जांपल, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बार बार पढ़ते हैं और फिर उस चीज को अपने वर्डिंग में लिख देते हैं। इफ योर इंग्लिश इज गुड यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, ऑफ कोर्स कंसेप्ट सेम रहे और आप उसको अपनी वर्डिंग में लिखते हैं। ठीक है, और फिर वो जो नोट्स बनाते हैं वो उनको ज्यादा याद रह जाते हैं कि ये मैंने लिखा था मुझे ज्यादा याद रह गया। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो उसको याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, मेमोराइज करने के बाद क्या करते हैं उसको लिख लेते हैं, लिखने के बाद अपनी मिस्टेक्स निकालते हैं और मिस्टेक्स निकालने के बाद वो क्या करते हैं कि वो दोबारा जो है वो उसको लिखते हैं और कहते हैं हाँ अब मेरा जो काम है ये ठीक है, मैंने ठीक लिखा हुआ है। कुछ लोग इस तरह का काम करते हैं। अब ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी लाइफ में क्या करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में उसे अप्लाई करते हैं। अब आपको बेहतर पता है कि कौन सा मेथड जो है वो कम टाइम लेता है
और मोर इफेक्टिव है कि मुझे चीजें याद भी रहती हैं, मुझे चीजें भूलती भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस मेथड को अडॉप्ट करता हूं तो मेरा टाइम भी कम लगता है, मुझे चीजें याद भी रहती हैं और मेरा जो ग्रेडिंग है वो भी क्या है, वो भी ऑलरेडी अच्छी आती है। तो ये जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं, जो डिफरेंट मेथड्स हैं, इनको जो ट्राई करना है, ये हमारे पास क्या है, ये फोर प्रिंसिपल्स के अंदर है। इसके अंदर आप थोड़ी सी एक और चीज में प्रैक्टिकल लाइफ में बीइंग अ स्टूडेंट जब हमने देखा तो हमने एक चीज देखी कि आप हर वक्त प्रोडक्टिव नहीं होते, हर वक्त जो है आपकी प्रोग्रेस जो है वो हाई नहीं होती। कई दफा आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और कई दफा आप बड़ा अच्छा फील करते हैं, कई दफा आप बड़े लो प्रोडक्टिव होते हैं, आपकी प्रोडक्शन लेवल बहुत ज्यादा लो होता है। तो आप इस चीज को देखें कि इस चीज को आप नोट करें, अपने पास लिस्ट डाउन करें कि आप किन टाइम पीरियड्स के अंदर ज्यादा प्रोडक्टिव हैं और किन टाइम के अंदर जो है आप प्रोडक्टिव नहीं है। ठीक है, आपने इस चीज को नोट डाउन करना है कि इस टाइमिंग के अंदर मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ, इस टाइमिंग के अंदर मैं ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता। तो आपने क्या करना है, जिस टाइम आप प्रोडक्टिव हो उस टाइम क्या करें, आप अपने पास ज्यादा से ज्यादा काम करें, क्योंकि आपको पता है कि मैं प्रोडक्टिव हूँ। प्रोडक्टिव मीन के कम टाइम के अंदर मैं जो हूँ ज्यादा जो हूँ वो काम जो हूँ वो कर सकता हूँ। तो इस तरह का टाइम टेबल सेट करने से, इस तरह की चीजें अरेंज करने से आप क्या कर सकते हैं कि बहुत आराम के साथ आप जो है अपना स्केड्यूल जो है मैनेज कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग वी डिस्कस्ड अबाउट द 4 प्रिंसिपल्स। अच्छा जी, 4 प्रिंसिपल्स के बाद जो हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट के। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम जो थ्योरी हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसके अंदर हमारे पास थ्योरी के अंदर प्रॉब्लम्स क्या थे। मैनेजर्स ऑफन इंप्लीमेंटेड ओनली द इंक्रीज्ड आउटपुट साइड ऑफ द टेलर प्लान्स, जहां पे उन्होंने सिर्फ जो मैनेजर्स हैं वो सिर्फ क्या करते हैं कि जो इंक्रीज्ड आउटपुट वाले प्लान्स हैं उन्हें सिर्फ जो है यूटिलाइज करते हैं, जो लो वाले उनको ऑलरेडी जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाता है। दे डिड नॉट अलाउ वर्कर्स टू शेयर इन इंक्रीज्ड आउटपुट। ठीक है, वो डू नॉट अलाउ शेयर इन द इंक्रीज आउटपुट। जो आपके पास इंक्रीज हुई आउटपुट उसके अंदर वर्कर्स का भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आजकल के दौर में जो हमारे पास फैक्टर है कि बोनस दिए जाते हैं, कमीशन दिए जाते हैं, बट हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज वन ऑफ द प्रॉब्लम कि वहां पर वो चीज वर्कर्स को नहीं दी जाती थी। स्पेशलाइज्ड जॉब्स बिकम वेरी बोरिंग एंड डल, कि एक बंदा एक ही काम करता रहे, दूसरे को काम ही ना करे तो वो बहुत बोरिंग है और डल है। ये एक प्रॉब्लम जो है ये डिस्कवर किया गया। वर्कर एंडेड अप डिस्ट्रक्टिंग साइंटिफिक मैनेज थ्योरी, तो वर्कर्स जो थे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में बिल्कुल भी जो थे वो मोटिवेटेड नहीं थे। वर्कर्स कुड पर्पसली अंडर परफॉर्म, वर्कर्स ने क्या किया कि पर्पसली मतलब कि जानबूझकर अंडर परफॉर्म करना शुरू किया। मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड विद इंक्रीज्ड यूज ऑफ द मशीन, उससे हमारे पास क्या हुआ कि मैनेजमेंट ने क्या किया, वो मशीन्स का जो यूज है वो ज्यादा कर दिया। ठीक है, कि मशीन जो है वो ज्यादा जो है वो उन्होंने अपने फंक्शंस के अंदर उन्होंने जो है उसको लेकर आया। जो आपके पास गिलबर्ट है और फ्रैंक है, इन्होंने टेलर की थ्योरी को रीडिफाइन किया। जो हमने प्रॉब्लम्स अभी देखे मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर, इन्होंने जो है उसको इम्प्रूव किया। मेड मैनी इंप्रूवमेंट टू द टाइम एंड मोशन स्टडीज। ठीक है, इन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की टाइम एंड मोशन स्टडीज में। इन्होंने चीजें डिस्कवर की, हमारे पास क्या की, इन्होंने ब्रेक डाउन ईच एक्शन इनटू द कंपोनेंट। जो हमने जॉब स्पेशलाइजेशन की बात की थी, आप क्या करें कि जॉब स्पेशलाइजेशन जरूर रखें, बट आप क्या करें कि हर काम को डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर क्या करें, आप डिवाइड कर दें। एक टास्क है, आप उस टास्क के सब टास्क जो है वो आप डिवाइड कर दें। फाइंड बेटर वे टू परफॉर्म इट एंड देन क्या करें कि आप देखें कि अब जो आपने डिफरेंट टास्क बना दिए हैं और टास्क के आपने डिफरेंट चंक्स बना दिए आगे, आप इनको किस तरह से अच्छे तरीके से जो है उनको आप जो है परफॉर्म कर सकते हैं। देन रिकग्नाइज ईच एक्शन टू बी मोर एफिशिएंट। आप इस चीज को रिकग्नाइज करें कि हर एक्शन जो भी आप ले रहे हैं उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो हमारे पास क्या है, वो मोर से मोर हमारे पास क्या है वो एफिशिएंट है। गिलबर्ट आल्सो स्टडी द फटीग प्रॉब्लम्स। फटीग प्रॉब्लम्स आपके पास के मेंटली आप जो है बहुत हेक्टिक हो जाता है। लाइटनिंग, हीटिंग एंड अदर वर्कर इश्यूज। मतलब गिलबर्ट ने हमारे पास और भी बहुत इश्यूज देखे। हमारे पास एक फटीग है कि आप एक काम को कर रहे हैं और बस आप थक गए हो काम कर करके। ठीक है, देन देयर इज अ फटीग प्रॉब्लम। देन वी हैव अ लाइटनिंग प्रॉब्लम के वर्कर्स के लिए जो लाइट है उसका क्या इम्पैक्ट और इश्यूज आपके पास हो सकते हैं। हीटिंग, आपके पास जो है कोल्ड वेदर के अंदर हीटिंग का क्या इम्पैक्ट हो सकता है वर्कर्स की जो है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। देन अदर वर्कर इश्यूज, इन्होंने बहुत से और वर्कर इश्यूज उनको भी इन्होंने देखा। सेकंड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बाद, हमने उसके प्रॉब्लम देखे, फिर हमने देखा कि फ्रैंक और गिलबर्ट ने कौन कौन से सोल्यूशंस दिए उन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने के लिए। सेकंड हमारे पास जो थ्योरी है इंपॉर्टेंट वो हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में हमारे पास जो है वो बात की जा रही है सीक टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड टू बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मतलब कि आपने एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट करनी है जहां के दोनों कंसेप्ट जो है वो आपको एप्लीकेबल लगे।
और दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट्स को आप इंप्लीमेंट कर सके। वो कॉन्सेप्ट हमारे पास किस किस चीज के हैं, एफिशिएंसी के और आपके पास क्या हैं, इफेक्टिवनेस के। अब यहाँ पर जो कोट की जा रही है बात, वो कह रहे हैं कि वेबर मैक्स डेवलप द कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का जो कंसेप्ट जो है इस थ्योरी के अंदर जो है इस चीज को जो है वो इनकलकेट किया गया। इस थ्योरी के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में जो है वेबर मैक्स का जो कंसेप्ट है ब्यूरोक्रेसी का, उसको जो है वो अडॉप्ट किया गया। ये कंसेप्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज मेंट बाय द ब्यूरोक्रेसी, a formal system of organization and administration to ensure the effectiveness and efficiency। आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करना है कि एक फॉर्मल सिस्टम बनाना है, ठीक है, एक सेटअप आपने बनाना है, और वो सेटअप आपके पास क्या करे, वो सेटअप भी हो आपके पास एक हायरार्की भी हो, और आपके पास उस हायरार्की के अंदर जो आपके पास जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, और वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे, तमाम ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल करे, और आपके पास क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों को वो क्या करे, वो मैनेज करे। वेबर मैक्स डेवलप द 5 प्रिंसिपल। वेबर मैक्स ने जो है वो 5 प्रिंसिपल डेवलप किए, ठीक है। व्हाट आर दोज 5 प्रिंसिपल? अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अब ब्यूरोक्रेसी शुड हैव, ब्यूरोक्रेसी जो हमारे पास सेटअप है, एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसके अंदर जो है वो 4 चीजों का होना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास हो सिस्टम ऑफ रिटन रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दैट स्पेसिफाई हाउ एम्प्लॉय शुड बिहेव। यहाँ पर ये बात की जा रही है आपके पास कि रिटन आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन हो। अब यहाँ पर एक्चुअली जो है आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर जो है वो आप एक सेट कर रहे हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एक एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि रूल रेगुलेशन, ठीक है, कोई भी काम होगा वो रूल रेगुलेशन के तहत होगा। कोई बंदा अपनी मर्जी नहीं कर सकता। हर बंदे को पता है कि इफ यू आर परफॉर्मिंग दिस जॉब, दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस जॉब। यहाँ पर आपने जो है हर चीज को जो है वो इन रिटन रूल्स के अंदर आप उसे लाए, ठीक है, प्रॉपरली फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर आपने जो है अपने रूल्स रेगुलेशन सेट किए हैं। आपने हर जॉब की जो है वो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, और हर एम्प्लॉय को पता है कि आपने इस जॉब को कैसे करना है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और आपने किस तरह से जो है वो बिहेव करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास है क्लियरली स्पेसिफाइड सिस्टम ऑफ टास्क एंड रोल रिलेशनशिप्स। आपने जो है क्लियरली जो है वो बताने हैं कि सिस्टम जो है, इस सिस्टम के अंदर, इस टास्क के अंदर ये चीजें हैं, और हर बंदे का जो है वो ये रोल है। आपने टास्क और रोल इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको जो है आपने और भी ज्यादा मजबूत बनाना, और इसे आप कोऑर्डिनेट करना है। हर बंदे को जो काम दिया गया है उसको पता होना चाहिए कि मेरी लिमिट्स क्या हैं, मैंने इस काम को किस हद तक है वो लेकर जाना है, और मैंने इस काम को कैसे और कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज करते हुए जो है वो करवाना है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, सिलेक्शन एंड एवेल्यूएशन सिस्टम दैट रिवॉर्ड एम्प्लॉयज फेयरली एंड इक्विटेबली। वेबर मैक्स ने एक और कॉन्सेप्ट दिया हमारे पास, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आप हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जो है वो जज करें, ठीक है, और हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के मुताबिक क्या करें, आप उसको जो है वो रिवॉर्ड भी करें, ठीक है। अगर आपके पास एक बंदा जो है वो हाई परफॉर्मर है और अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो आप क्या करें कि आप जो है उसको जो है प्रॉपर जो है वो रिवॉर्ड भी करें, उसको जो है आप जो है प्रॉपर मॉनिटरी बेनिफिट्स, ठीक है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपका करें, उनको वो भी दें। सिलेक्शन एंड एवेल्यूएशन सिस्टम दैट रिवॉर्ड एम्प्लॉयज, आपका सिलेक्शन और एवेल्यूएशन सिस्टम इस तरह का हो जो कि एम्प्लॉय को क्या करे, रिवॉर्ड करे, और जो आप रिवॉर्ड कर रहे हैं वो फेयर हो और वो इक्विटेबल भी आपके पास हो। द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लियरली स्पेसिफाइड हायरार्की ऑफ द अथॉरिटी। आपने क्या करना है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया हुआ है, लेकिन आपको जो है वो क्लियर जो है वो हायरार्की जो है वो डिस्क्राइब करनी है अपनी, कि एक बंदा है उसके पास अथॉरिटी है, तो वो अथॉरिटी किस लेवल की है, वो उस अथॉरिटी को किस हद तक जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। उस अथॉरिटी को प्रैक्टिस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम ये अथॉरिटी जो है इसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसको प्रैक्टिस करने के लिए हमें जो है ये चीज जो है हमें वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आपके पास हर बंदा अपनी मर्जी से अथॉरिटी प्रैक्टिस करेगा, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टेबिलिटी है उसे जो है आप जो है मेंटेन नहीं रख सकेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोसेस हैं, ठीक है, उसको स्टेबल बनाने के लिए आप अथॉरिटी जो है वो जरूर जो है वो प्रैक्टिस करें। बस उस अथॉरिटी को प्रैक्टिस करने के लिए मैनेजर्स का ये काम है कि वो उस अथॉरिटी का जो है प्रॉपर बाउंड्री वॉल, एक स्कोप डिफाइन करें कि यू हैव टू डू दिस जॉब, दिस इज द अथॉरिटी यू आर प्रोवाइडेड विद,
एंड यू हैव टू यूज दिस अथॉरिटी इन दिस स्पेसिफिक सर्कल। इसके अंदर जो है आपने तो इस अथॉरिटी को प्रैक्टिस करना है। एंड दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट अंडर योर सुपरविजन। ये दूसरा बंदा कर रहा है। आप जब आप एक बाउंड्री वॉल बना देंगे, कोई बंदा दूसरी जॉब के अंदर जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द अथॉरिटी डेलीगेशन। सो दीज आर द 4 वेबर्स प्रिंसिपल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। हमारे पास जो की पॉइंट्स है हमने यहाँ पर अभी देखे। अथॉरिटी इज द पावर टू होल्ड पीपल अकाउंटेबल ऑफ देयर एक्शन। ऑफ कोर्स अथॉरिटी इज द पावर टू होल्ड पीपल अकाउंटेबल ऑफ देयर एक्शन। अथॉरिटी एक पावर है जो लोगों को अकाउंटेबल बनाती है ऑफ देयर एक्शंस। अकाउंटेबल कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका आपने जो है वो भी फॉर एग्जांपल अकाउंटेबल मतलब आप इस तरह समझे कि आपने उसका जो है हिसाब किताब भी देना है। इस तरह से नहीं है कि आप अथॉरिटी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर बीइंग अ मुस्लिम, हम अगर कोई एक्शन लेते हैं या हमको काम करते हैं तो ऑन द डे ऑफ जजमेंट वी आर अकाउंटेबल फॉर दैट, हमें उसका हिसाब किताब देना है। द सेम थिंग इज द अथॉरिटी। आपको पावर दी गई है, उस पावर के नतीजे में आप जो भी एक्शन ले रहे हैं उस एक्शन के लिए आप अकाउंटेबल है। उसकी आपको जवाब दे है किसके सामने? अल्लाह के सामने या वो अवाम के सामने, या फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट के सामने आप उसके जवाब दे हैं। ठीक है। तो सेकंड थिंग, पोजीशन इन द फर्म शुड बी हेल्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस नॉट द सोसाइटल कॉन्टेक्ट्स। आप जो भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पोजीशंस हैं, जो आपने डिफरेंट जॉब लेवल्स और आपने डिफरेंट जो पोस्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट की गई हैं, वो आपके पास परफॉर्मेंस बेस्ड होने चाहिए, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आपके पास नहीं होने चाहिए। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। आपके पास वेबर मार्क्स की जो थ्योरी उसमें ये बात की जा रही है कि आप सोशल रिलेशंस को जो है फोकस ना करें, बल्कि आप परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो इंसेंटिव दें। और जो आपके पास डिफरेंट पोस्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो हायरार्की है उस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने जो लोग लेने हैं वो आपने परफॉर्मेंस बेस पर लेने हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, पोजीशन ड्यूटीज आर क्लियरली आइडेंटिफाइड। ठीक है। पीपल शुड नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। जो आप टास्क दे रहे हैं, जो आप अथॉरिटी दे रहे हैं, जो आप काम ले रहे हैं, लोगों को उसके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए कि इस काम का मकसद क्या है और मैं जो हूँ किस किस चीज का जवाब दे हूँ और मेरी अथॉरिटी में ये चीजें जो आती हैं और मुझे इस टास्क के अंदर ये कंपोनेंट्स जो हैं वो फुलफिल करने हैं। लाइन ऑफ अथॉरिटी शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। वर्कर नो हुज रिपोर्ट टू हु। लाइन ऑफ अथॉरिटी, आपका सुपरवाइजर कौन है, आपका बॉस कौन है। Whether you have to reply to the top management, you have to reply to the middle management, or you have to reply to the first line manager. आपको ये clearly पता होना चाहिए कि you are working under the authority of which person, who is your supervisor, to whom you are accountable actually. आपको इस बात का पता होना चाहिए। जब आपके पास लाइन ऑफ अथॉरिटी क्लियरली आपके पास जो है वो आइडेंटिफाइड होगी और वो डिस्क्राइब्ड होगी, प्रोवाइडेड होगी, तो आप जो है कोई भी प्रॉब्लमेटिक एक्शन जो है वो नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आई एम अकाउंटेबल टू हुम, उस बंदे का आपको पता है। और इसका एक और पर्पज आपके पास ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नॉर्म्स और वैल्यू सेट होते हैं कि ही इज माई बॉस। आपके जहन में एक रिस्पेक्ट बनती है एक बंदे की कि ये मेरा बॉस है, ये मेरा उससे ऊपर का बॉस है, उससे ऊपर। तो आपको पता है ये अथॉरिटी हायरार्की क्या चल रही है इन एक्चुअल सिचुएशन। तो इन चीजों को सब देखा जाता है। रूल, स्टैंडर्ड्स, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यूज्ड टू डिटरमिन हाउ फर्म्स ऑपरेट। समटाइम दीज लीड टू रेड टेप एंड अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है। आपके पास जो है रूल्स रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेटअप होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल रेगुलेशन आपके पास नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉपर्ली जो है फंक्शन नहीं कर पाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरी। अब हम बात करते हैं, अपने पास जो है हेनरी फॉयल जो 1980s में हमने बात की थी कि CEO थे, माइनिंग इंडस्ट्री थे, उन्होंने हमारे पास जो है वो जॉब स्पेशलाइजेशन कंसेप्ट भी जो डिस्कवर किया। उनके कुछ 14 प्रिंसिपल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है। हम उन प्रिंसिपल्स को देखते हैं कि वो हमारे पास 14 प्रिंसिपल्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में है अलाउ फॉर द जॉब स्पेशलाइजेशन। फॉयल नोटेड दैट फर्म कैन हैव टू मच स्पेशलाइजेशन लीडिंग टू पुअर क्वालिटी एंड वर्कर इन्वॉल्वमेंट। अगर आपके पास टू मच स्पेशलाइजेशन लीड टू द पुअर वर्ल्ड, बहुत ज्यादा भी जॉब को स्पेशलाइज करना कि ईच एंड एवरी चंक और कंपोनेंट के ऊपर आप जो है स्पेशलाइज बंदे लगा दें, देन अगेन इट लीड्स टुवर्ड्स द पुअर क्वालिटी। तो दिस थिंग इज द डिवीजन ऑफ लेबर कि आप जॉब स्पेशलाइजेशन के लिहाज से क्या करें, वो मतलब कि लेबर को अपने डिवाइड करें। जो बंदा जिसके पास जो स्किल है आप उसको वही टास्क दें, लेकिन इतनी ज्यादा भी माइनर और माइन्यूट आप जो है उसके अंदर डिवीजन ना करें। ठीक है। कि जिसकी वजह से आपके पास जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल ही
आपके पास जो है वो लो हो जाए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज वो हमारे पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉइल इंक्लूडेड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अथॉरिटी रिजल्टिंग फ्रॉम स्पेशल एक्सपर्टीज। आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, ठीक है, एक अच्छी चीज है। अथॉरिटी को डेलीगेट करना, अपने पावर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों के अंदर, ये एक अच्छी चीज है, ठीक है, कि आप जो है सारा कंट्रोल खुद ना लें बल्कि आप पावर लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें और फिर उस पावर के लिहाज से आप क्या करें, उनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दें आप, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास फॉर्मल अथॉरिटी भी आती है, इनफॉर्मल अथॉरिटी भी आती है, एंड इट लीड्स टुवर्ड्स द स्पेशल एक्सपर्टीज विद इन द इंडिविजुअल्स। तीसरी चीज हमारे पास है यूनिटी ऑफ द कमांड। एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो यू ओनली हैव वन बॉस। आपके पास टॉप लेवल के ऊपर एक ही बंदा बैठा होना चाहिए, ठीक है। आपके पास टॉप लेवल के ऊपर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो लोग ना हो। आप अगर आपके पास एक बंदा है तो कंट्रोल एक आपके पास आसान है, यू नो दैट ही इज माई ओनली बॉस, ठीक है। तो आप उसी के जो कंसर्न्स हैं उन्हीं को जो है फुलफिल करेंगे, उनकी जो है रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास एक से ज्यादा बॉस हैं तो मे बी 2% हैव डिफरेंट थॉट्स, ठीक है। तो वो दोनों के दरमियान अगर क्लैश आएगा, उनके दरमियान जो है वो थिंकिंग जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो आपके पास जो है इश्यूज और प्रॉब्लम्स आपके पास जो है वो आ सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक लाइन ऑफ हायरार्की है, जो लाइन स्पैन ऑफ कंट्रोल है, उनके अंदर प्रॉब्लम आ सकता है कि इन एक्चुअल हु इज अवर बॉस, हमारा बॉस है कि हमें इसकी बात माननी है कि हमें इसकी बात माननी है। तो आपके पास वहां पर जो है कन्फ्लिक्ट और इन द सर्टेन कंडीशन में बी देयर इज अ सिचुएशन फॉर द क्राइसिस। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि आप यूनिटी ऑफ कमांड में ओनली वन एंड वन बॉस जो है उसे आप प्रेफर करें। लाइन ऑफ अथॉरिटी, अ क्लियर चेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द फर्म। आपके पास एक क्लियर चेन हो। यहाँ पर हम यही बात करते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन आपके पास होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास जो है टॉप लेवल पे आपके पास जो है वो डायरेक्टर होता है बैठा हुआ, देन उसके नीचे हमारे पास क्या होते हैं, वो मैनेजर्स होते हैं। या आप जिस तरह स्कूल के अंदर आप हायरार्की देखें तो आपको पता चलता है कि आपके पास हेड मास्टर है, फिर आपके पास क्या है जी वाइस प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, फिर आपके पास जी टीचर्स हैं, ये साइंस सेक्शन का हेड है, ये मैथमेटिक्स सेक्शन का हेड है, ये उर्दू सेक्शन का हेड है। फिर उनके अंदर आपके पास क्या है, डिफरेंट वर्कर्स आपके पास क्या होते हैं, काम करें। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास क्या होता है, एक सीईओ है, फिर आपके पास जो है नीचे जो है एक प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, फिर आपके पास जो है नीचे हायरार्कीज हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स हैं। डिपार्टमेंटल हेड्स के अंदर आपके पास क्या है, डिफरेंट जो है कोऑर्डिनेटर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स के अंदर आपके पास क्या है, डिफरेंट टीचर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो आपके पास एक पूरी सेटअप है, ठीक है। हर बंदे को पता है कि मेरी अथॉरिटी ये है, मैंने यहाँ तक काम करना है और मेरा जो फंक्शन है वो यहाँ तक जो है वो काम कर पाएगा। तो यहाँ पर लाइन ऑफ अथॉरिटी अगर क्लियर है कि टॉप से बॉटम तक हर बंदे को पता है कि मेरा जो है वो सुपरवाइजर कौन है, मेरा जो है वो बॉस कौन है, मैंने किसको रिपोर्ट करनी है इन एक्चुअल कंडीशन, कि मैंने इसको रिपोर्ट करनी है, इस बंदे से मेरा कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, कि मेरे पास ये है बंदा। तो अगर आप अगर क्लियरली लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है उसे आप बना देते हैं तो इट शुड बी हेल्पफुल फॉर द एम्प्लॉयज टू मैनेज देयर एक्टिविटीज। सेंट्रलाइजेशन, द डिग्री टू विच अथॉरिटी रेस्ट एट दैट वेरी टॉप लेवल। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टाइप्स आपके पास होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास ये है कि आपके पास अथॉरिटी जो है वो टॉप लेवल पे रहती है। अथॉरिटी जो ओवरऑल अथॉरिटी, जो सुप्रीम अथॉरिटी आपके पास जो एक्चुअल और लास्ट डिसीजन लेगा आपका, वो आपके पास कौन लेगा, वो आपके पास टॉप मैनेजमेंट लेगी, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेगी और लोअर मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट आपके पास क्या करेगी, उसको इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है। दे आर नॉट अलाउड टू मेक चेंजेस बिकॉज जो डिसीजन टॉप पर हो चुके हैं वो हमारे पास क्या होगा, लोअर लेवल पर इंप्लीमेंट होगा। डिसेंट्रलाइज में आपके पास ये है कि हमारे पास बॉटम अप अप्रोच हमारे पास होती है, ठीक है। लोग जो हैं वो अपनी नीड डिस्कवर करते हैं कि हमें ये जरूरत है, इस काम को हमने ऐसे करना है, और फिर टॉप मैनेजमेंट क्या करती है उसके मुताबिक क्या करती है, वो डिसीजन लेती है। डिसेंट्रलाइजेशन में आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमारे पास वो है ओपन डोर पॉलिसी। ओपन सिस्टम्स वहां पर होते हैं, वहां पर जो आपके पास लोएस्ट फर्स्ट लाइन मैनेजर है, ही इज अलाउड टू सी द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। वो मिडिल मैनेजमेंट को क्रॉस करके टॉप मैनेजमेंट को डायरेक्टली जो है वो बता सकता है, उसको सजेशंस जो है वो
दे सकता है ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट के लिए, जबकि सेंट्रलाइज्ड के अंदर जो है आपके पास सेंट्रलाइज्ड होता है। सुपरवाइजर जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है, ही हैज टू रिपोर्ट टू द मिडिल मैनेजमेंट हैज टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट। यहाँ पर जो है फर्स्ट लाइन मैनेजर डायरेक्टली जो है टॉप मैनेजमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, अदरवाइज आप हिरार्की जो है लाइन ऑफ कमांड को आप क्या कर रहे होते हैं, वो ब्रेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रलाइज्ड का कंसेप्ट है ये आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। वेदर यू आर फोकसिंग ऑन द टॉप टू बॉटम अप्रोच, कि डिसीजन जो है वो टॉप पर लिए जा रहे हैं और बॉटम पे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, और यू आर फोकसिंग ऑन द बॉटम अप अप्रोच, दैट इज आल्सो कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, कि आप जो है वो बॉटम जो है उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो है वो क्या करते हैं, आप डिसीजन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्क द बॉटम व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए फिर क्या करते हैं, टॉप मैनेजमेंट जो है डिसीजन लेती है और इंप्लीमेंट लेती है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो सिस्टम्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है काम करते हैं। Another important thing जो हमारे पास बात की, हमारे पास की यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन प्लान ऑफ एक्शन टू गाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपके पास हो। डायरेक्शन आपके पास क्या है, आपके पास गोल्स हैं, आपके पास जो स्ट्रेटजीज हैं, जो आपके पास लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है उनका पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की जो फ्यूचर ग्रोथ है उसको जो है इन्हांस करना, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाना। अगर यूनिट ऑफ डायरेक्शन आपकी एक नहीं है, ठीक है, और हर बंदा अपने अपने पैटर्न अपने तरीके से क्या कर रहा है, वो एक ग्रोथ या ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस की तरफ लीड करते हैं, दिस थिंग इज देन नॉट एक्सेप्टेबल। आपके पास एक प्लान हो, एक आपके पास रोड ऑफ एक्शन हो, और तमाम के तमाम एम्प्लॉयज स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टिल आपके पास लाइन मैनेजर और जो वर्कर्स हैं वो सारे के सारे उसी एक जो है वो पेस को जो है वो फॉलो कर रहे हो, दिस थिंग इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यूनिट ऑफ डायरेक्शन में बात की रहे, वन प्लान ऑफ एक्शन टू गाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप जो भी काम कर रहे हैं तमाम के तमाम एम्प्लॉयज को पता हो दैट दिस इज द ओनली वे दैट वी कैन अचीव दिस थिंग। स्ट्रेटजी, गोल्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, हर चीज अलाइन हो, वेरी क्लियर हो, और हर एम्प्लॉयज को पता हो कि हम इस चीज को अगर टारगेट करते हैं तो हम यहाँ तक जो है वो पहुंच सकते हैं। इक्विटी हमारे पास है, ट्रीट ऑल एम्प्लॉयज फेयरली इन जस्टिस एंड रिस्पेक्ट। आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो इक्विटी जो है वो मेंटेन रखनी है, हर एम्प्लॉयज को आपको जो है वो एक इक्वल और प्रॉपर वे में जो है उसको आपने उसको ट्रीट करना है। आपने जस्टिस का ख्याल रखना है, आपने एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट का जो है उसको आपका ख्याल रखना है, आपने जो बाकी एम्प्लॉयज है उनकी मोटिवेशन, उनकी कमिटमेंट जो है उसको भी जो है उसका भी आपने ख्याल रखना है। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इक्विटी है वो मेंटेन रखेंगे, एम्प्लॉय अगर अच्छा परफॉर्म करता है उसको आप अच्छी सैलरी देते हैं, उसको आप इंसेंटिव देते हैं, तो आपके पास क्या होगा, वो ज्यादा कमिटेड होकर काम करेगा, और इट विल बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द अदर एम्प्लॉयज कि दैट इफ वी शुड आल्सो परफॉर्म गुड, we will also be paid with a good salary, we will also get the incentives and all the other benefits in the organization. This thing is important. जो another principle हमारे पास है वो हमारे पास है order. Each employee is put where they have the most value. हर एम्प्लॉय को आप वहां पर रखें जहां पर वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। This thing is again on the स्किल बेस्ड जॉब, के आपके पास जॉब स्पेशलाइजेशन आपके पास, ठीक है, कि आप क्या करें कि उस बंदे को आप वही काम दें जिसका वो एक्सपर्ट है, ठीक है। हर बंदे को आप हर काम में जो है वो ना दे दें, शायद उस बंदे के पास दूसरे काम की एक्सपर्टीज ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एनालाइज द स्किल ऑफ द पर्सन एंड देन यू जस्ट अलॉट हिम द अथॉरिटी और टास्क और व्हाटएवर इट इज। अगर आप उसको उसकी स्किल्स के ऊपर, स्किल्स के मुताबिक क्या करेंगे, टास्क देंगे, तो वो बंदा क्या करेगा, ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पर एक और छोटा सा कंसेप्ट आपके पास है, हम उसे बोलते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया इसके ऊपर, कि रोल कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक आईटी एक्सपर्ट हैं और आपको आईटी एक्सपर्ट की जॉब नहीं मिली, बल्कि आपको जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की जॉब दे दी गई। तो यहाँ पर क्या है, रोल कॉन्फ्लिक्ट है आपका, जो आपकी एक्सपर्टीज हैं आपकी जॉब उससे जो है वो मैच नहीं कर रही, ठीक है। तो अब जॉब का जो है वो मैच ना करना, दिस थिंग इज अगेन अ प्रॉब्लम, ठीक है, कि हमारे पास जो है जॉब का मैच करना जरूरी है। यहाँ पर जो फर्स्ट प्रिंसिपल आपके पास है वो भी ये कह रहा है कि ईच एम्प्लॉय इज पुट वेयर दे हैव मोस्ट वैल्यू। आप हर एम्प्लॉय को वही काम दे जहां पर वो वैल्यू एडिशन कर सके, जहां पर वो कंट्रीब्यूट आपके पास जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपके पास कर सके। तो जितना ज्यादा वो कंट्रीब्यूट कर सकेगा उतना ज्यादा आपके पास क्या होगी कि वो एक तो आपके पास ऑर्डर मेंटेन करने का फंक्शन आपके पास ये होगा कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा, बिकॉज ही इज वर्किंग
अकॉर्डिंग टू हिज स्किल, उसे कुछ एक्स्ट्रा फजूल नहीं करना पड़ रहा, जो स्किल उसके पास है उसके मुताबिक ही उसे क्या करना पड़ रहा है, उसे वो काम करना पड़ रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आपके पास यहाँ पर क्या चीज है कि सेटिस्फेक्शन लेवल, अगर वो अपनी जॉब रिक्वायरमेंट जो उससे वही ली जा रही है जो उसे आती है तो ज्यादा सेटिस्फाइड होगा और ज्यादा कमिटेड होकर क्या करेगा, वो आपके पास काम करेगा। 9th पॉइंट हमारे पास जो है प्रिंसिपल वो हमारे पास है इनकरेज इनोवेशन। आप जो है वो एम्प्लॉयज को बाउंड ना करें बल्कि इनकरेज इनोवेशन, उन्हें कहें कि रिस्क लो, इस काम को नए पैटर्न से करो। इसका फायदा आपके पास ये होगा कि आपके पास डिस्कवरियां होंगी, इनोवेशन जो है वो आपके पास इन्हांस होगी, आपके पास एक काम को करने के डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो सामने आएंगे। इस काम को जो है इस तरीके से भी किया जा सकता है। और मे भी अगर आप इनकरेज करते हैं इनोवेशन और आप एम्प्लॉयज को जो है वो ओपन एंड देते हैं कि आप क्या करें कि आप जो है ट्राई करें न्यू थिंग, आप रिस्क लें, तो आपके पास कुछ ऐसे प्रोसेसेस भी डिस्कवर हो जाएं जो कि आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है उसको क्या करें, मिनिमाइज करें। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास क्या होता है, वो इनोवेशन जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। हमेशा ये बात की जाती है कि आप जो है इस काम को जो है नए पैटर्न से करें, ठीक है, नए तरीके से करें और फिर जज करें कि वेदर जिस तरीके से आप पहले काम करते थे वो ज्यादा इफेक्टिव था या कि ये ज्यादा इफेक्टिव था, ठीक है। और अगर ये काम जो इस पैटर्न से आपने नए पैटर्न के ये ज्यादा इफेक्टिव है तो उसको रूल बनाकर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या कर दिया था, इंप्लीमेंट कर दिया था कि सारे के सारे एम्प्लॉयज जो है इस नए जो है पैटर्न से जो है इस काम को जो है वो करें। Another important discipline, obedient, applied, respect for employees needed। आपने जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टेम्परामेंट जो है उसको भी आपने मेंटेन रखना है। आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको आपने बैलेंस रखना है। उस इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या हो, ओबीडियंट हो। जो आपने रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं, जो आपने अपने पास एसओपीज बनाए हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो भी आपके पास क्वालिटी मेंटेनेंस के फॉर एग्जांपल आपने चीजें भी बनाई हैं, उनको जो है वो एक्सेप्ट करें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी नो स्मोकिंग जोन, के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई स्मोक नहीं करेगा, तो और जो भी स्मोकर्स हैं दे हैव टू फॉलो दैट रूल, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके पास एरिया है, जो ऑर्गेनाइजेशन के आपके पास प्रीमिसेस है उसके अंदर जो है मैंने स्मोक नहीं करनी, बिकॉज आई हैव टू ओबे द रूल, ठीक है। आपने रूल को जो है फॉलो करवाना है। इसी तरह से आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, क्वालिटी की सेटअप आपके पास हैं, रूल रेगुलेशंस हैं, उनको आपने जो है वो आपने और जो है वो मेंटेन रखना है। और आपके एम्प्लॉयज इतने ओबीडियंट होंगे वो उनके रूल को क्या करें, फॉलो करें। अप्लाइड रिस्पेक्टेबल एम्प्लॉयज नीडेड, आपके पास वो रिस्पेक्टेबल एम्प्लॉयज वो हों जो कि रिस्पेक्टेबल वे से खुद भी काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और प्रोसीजर्स क्या करें, उनके रिस्पेक्ट करें, उन्हें फॉलो करें। Remuneration of the employees, the payment system contribute to the success। आपका जो रिवॉर्ड सिस्टम है, द वे यू आर गोइंग टू रिवॉर्ड योर एम्प्लॉयज, अगर आपके पास परफॉर्मेंस रेगुलर है फिर क्या आपके पास रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, आपका पे स्ट्रक्चर क्या हो। अगर आपके पास परफॉर्मेंस पिछली परफॉर्मेंस से हाई है, क्या आपके पास परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुई है, तो फिर आपका जो पेमेंट सिस्टम है वो आपके पास जो है, फिर आपके पास जो है वो पेमेंट सिस्टम क्या होगा। तो द वे you just manage your payment system, it really going to contribute towards the success of the organization। अगर आपके पास रिवॉर्ड सिस्टम अच्छा है, आप एम्प्लॉयज की जो है परफॉर्मेंस को जो है उसको आप अप्रिशिएट करते हैं, अगर आपके पास परफॉर्मेंस अच्छी है उसे आप अप्रिशिएट करते हैं, तो really it is going to contribute towards the success of the organization। Stability of the tenure, long term employment is important। आपके पास एम्प्लॉयमेंट की जो लॉन्ग टर्म है, जो उसकी टाइमिंग है, long term employment is more important and is more preferable। why? आपके पास एम्प्लॉयज जितनी लॉन्ग टर्म तक रहेंगे, जितने ज्यादा अरसे तक काम करेंगे, उनकी जो जॉब कमिटमेंट लेवल है वो बढ़ेगा। अगर एक एम्प्लॉय को आप शॉर्ट टाइम के लिए रखेंगे तो उन्हें पता है कि थोड़ा सा एक बाद मैंने ये जॉब छोड़कर चले जाने, तो वो वर्कर आपके पास क्या होंगे, वो कमिटेड नहीं आपके पास होंगे। तो एम्प्लॉय कमिटमेंट को इन्हांस करने के लिए, एम्प्लॉय कमिटमेंट को इंश्योर करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड देम विद द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो परमानेंट जॉब्स हैं वहां पर आप देखें तो आपके पास जो है वो कमिटमेंट लेवल और जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो ज्यादा है बनिस्बत के आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल जो है जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं उनसे। 13 हमारे पास पॉइंट जो है हमारे पास है वो जनरल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट, द ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द इंडिविजुअल। आपके पास जो जनरल इंटरेस्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल इंटरेस्ट से, ठीक है।
पर्सनल लेवल इंटरेस्ट जो है, हर बंदे का अपना इंटरेस्ट है, हर बंदा अपने मफाद के मुताबिक काम करेगा या हर बंदा अपने सिर्फ बेनिफिट्स को देखेगा, तो मे बी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो जो है वो पीछे रह जाए। तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर इस चीज़ को जो है वो फोकस करना है और इस चीज़ को आपने जो है इंश्योर करना है दैट पीपल should have to focus on the organizational interest, not their individual interest। जहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो है आगे रखना है, उसके बाद क्या करना है, अपने इंटरेस्ट को रखना है। अगर लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देंगे और ऑर्गेनाइजेशनल के जो इंटरेस्ट है उसको इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, तो आपके पास क्या होगा, कभी भी जो है लॉन्ग टर्म में जो है प्रॉफिटेबिलिटी और सक्सेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर आपके बात ये की जा रही है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है उसको आगे नहीं करना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट आपने प्रेफर नहीं करना, बल्कि आपकी प्रेफरेंस क्या हो, वो जनरल इंटरेस्ट हो, जो कि ओवरऑल होल ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो बेनिफिट में जो है वो अच्छी हो। एंड लास्ट पॉइंट फॉर द फॉलोअर प्रिंसिपल इज स्प्रेड दीज क्रॉप्स, शेयर इंथुजिज्म और डिवोशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। आप अपनी इंथुजिज्म, अपनी जो इमोशंस हैं, अपनी जो एनर्जी है वो आप क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है उसको आप यूज करें। दिस थिंग इज गुड। सो दीज आर द 14 प्रिंसिपल हेनरी फॉल के। हमारे पास 14 प्रिंसिपल हमारे पास जो है ये हैं। हमारे पास जो आज के दिन हमने जो देखा, हम उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने बात की फर्स्ट ऑफ ऑल इवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट थ्योरीज की। मैनेजमेंट थ्योरीज जो है 1980 से 2000 तक उनकी इवोल्यूशन, किस किस एरा में कौन कौन सी डिफरेंट थ्योरीज रही, हमने उनको देखा। फिर हमने बात स्टार्ट हमने की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हमारे पास क्या है। फिर हमने देखी कि हमारे पास 4 प्रिंसिपल्स आपके पास क्या हैं जिसके ऊपर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बेस्ड थी। फिर हमने बात की प्रॉब्लम्स कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर आपके पास प्रॉब्लम क्या आई। फिर फ्रैंक और गिलबर्ट ने जो है उन प्रॉब्लम्स के ऊपर क्या आपके पास जो है वो सॉल्यूशंस दिए, ठीक है। फिर हमने इसके बाद देखे ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, कि हमारे पास वेबर मैक्स के जो 4 जो हमारे पास प्रिंसिपल है आपके पास ब्यूरोक्रेसी की, वो क्या है और किस तरह से जो है उनको जो है वो मैनेज किया जाता है और उनको एंगेज किया जाता है। फिर लास्ट में हमने 14 प्रिंसिपल पढ़े फॉयल के, हेनरी फॉयल के। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे थ्योरी की, हमारा टॉपिक जो है वो आगे चल रहे हैं, बात करेंगे बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी के ऊपर। फिर हम बात करेंगे हॉर्थोन स्टडीज के ऊपर। फिर हम बात करेंगे थ्योरी एक्स क्या है, थ्योरी वाई हमारे पास क्या है। फिर हम कंपैरिजन करेंगे थ्योरी एक्स का थ्योरी वाई के साथ। Then we should discuss about the theory Z. Then we should discuss about the system consideration, and our last topic for the next lecture will be the contingency theory. So thank you very much for today's lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.